मायावती एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति को वो मोड़ दिए जो दशकों तक याद रखे जाएंगे। पर उनकी राजनीतिक यात्रा सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन खतरनाक पलों की दास्तान है जब उनकी एक चाल से पूरी राजनीति कांप उठी थी। ये वो पल हैं जब सत्ता में बैठे लोग उनकी चुप्पी से डर गए, विरोधी उनकी एक घोषणा से पसीने पसीने हो गए और पूरा देश मायावती के फैसलों पर ठहर गया। इन 10 सबसे खतरनाक लम्हों ने मायावती को न केवल एक नेता बल्कि एक राजनीतिक ताकत में तब्दील कर दिया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला पल आता है उस समय जब 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ था। वो घटना कोई मामूली सियासी विवाद नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक मोड़ था जिसने न केवल मायावती की जिंदगी बदल दी बल्कि यूपी की राजनीति का रुख पलट दिया। उस दिन जब सपा के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में घुसकर उन्हें घेर लिया था तो पूरा प्रशासन हिल गया था। लेकिन उस हमले में मायावती ने जो साहस दिखाया उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। उन्होंने डरने की बजाय अपने विरोधियों को चेतावनी दी और वहीं से उन्होंने सत्ता की वापसी की रणनीति बनानी शुरू की। बसपा की ओर से बयान तक नहीं आया, लेकिन उस चुप्पी में जो गर्जना थी उसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दी। दूसरा पल वह था जब मायावती ने पहली बार अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। यह वह समय था जब यूपी की राजनीति गठबंधन की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। सभी दलों को लग रहा था कि बसपा फिर किसी के सहारे सरकार बनाएगी, लेकिन मायावती ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसने सबको हिला दिया। उन्होंने ब्राह्मण दलित समीकरण को ऐसा साधा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जब चुनाव परिणाम आए और बसपा को पूर्ण बहुमत मिला, तब दिल्ली में बैठे बड़े बड़े विश्लेषक मायावती के गेम प्लान को समझ ही नहीं पाए। यह वो खतरनाक पल था जब उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दलित महिला ने सत्ता पर एक छित्र अधिकार जमाया और इसने भविष्य की राजनीति की नींव ही बदल डाली। तीसरा खतरा मायावती ने उस वक्त महसूस कराया जब उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। यह कोई सामान्य वक्तव्य नहीं था। देश की राजधानी में संसद के गलियारों में जब ये गूंजा कि मायावती प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। विरोधियों ने बयान दिए, गठबंधन पार्टियों ने खींचतान शुरू की, लेकिन मायावती चुप रहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर संविधान ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का अधिकार दिया है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं। उस एक लाइन ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं को बेचैन कर दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने संकेत दिया कि अगर वक्त ने साथ दिया तो देश की कमान भी बहन जी के हाथों में जा सकती है। चौथा खतरनाक मोड़ तब आया जब मायावती के ऊपर ताज कॉरिडोर केस दर्ज हुआ। यह मामला केवल कानूनी नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में घसीटा गया। मीडिया ने दिन रात उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए और जिस ठंडे अंदाज में अपने पक्ष को रखा, उसने विरोधियों की सारी चालों को ध्वस्त कर दिया। मामला सालों तक चला, लेकिन जब कोर्ट से क्लीन चिट मिली तो उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई विजय यात्रा निकाली। उन्होंने केवल अपनी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। ये खामोशी ही उनकी ताकत थी जो सबसे बड़ा डर बन गई। पांचवां खतरा तब पैदा हुआ जब उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल बनवाने का फैसला किया। यह कोई साधारण स्मारक नहीं था, यह एक प्रतीक था, एक संदेश था और साथ ही सत्ता की ताकत का प्रदर्शन भी। उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बनवाए गए स्मारकों और मूर्तियों के माध्यम से बहुजन समाज को इतिहास में अपनी जगह दिलाई। इस फैसले से उनकी छवि पर कई सवाल उठे, आलोचना हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन मायावती डटी रहीं। उन्होंने एक बार मंच से कहा था, जब राजाओं के महल बनते हैं तब कोई सवाल नहीं करता, फिर जब बहुजन समाज की आत्मा को पहचान मिलती है तो क्यों तकलीफ होती है। यही बयान था जिसने उनके विरोधियों की जुबान बंद कर दी और उनकी राजनीतिक धार को और तीखा कर दिया। छठा खतरनाक पल था जब मायावती ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला उस समय लिया गया जब सत्ता उनके हाथों में थी, कुर्सी मजबूत थी, लेकिन उन्होंने नीति के खिलाफ समझौता नहीं किया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता करना पड़े तो सत्ता छोड़ना बेहतर है। इस फैसले ने दिखा दिया कि मायावती के लिए कुर्सी नहीं, उस कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले कार्य अधिक मायने रखते हैं। इससे भाजपा भी चौंक गई और विपक्ष के पाले में मायावती का कद और ऊंचा हो गया। यह राजनीति का वो पल था जब सिद्धांतों के लिए सत्ता को ठोकर मारना एक क्रांतिकारी काम बन गया। सातवां खतरनाक मोड़ तब आया जब उन्होंने एक चुनावी सभा में अपनी ही पार्टी के दागी नेताओं को मंच से फटकारा और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह कोई प्री प्लान स्टंट नहीं था। मंच पर हजारों समर्थकों के सामने उन्होंने ऐसे नेताओं के नाम लेकर उन्हें निकाला जिनके बारे में लंबे समय से मीडिया सवाल उठा रही थी। यह दर्शाता है कि मायावती केवल सत्ता की भूखी नेता नहीं है, बल्कि एक सिद्धांतवादी नेता हैं जो पार्टी को साफ सुथरा रखना जानती हैं। उस समय कई राजनीतिक विश्लेषक यह समझ ही नहीं पाए कि यह कदम आत्महत्या है या मास्टर स्ट्रोक, लेकिन चुनाव परिणामों ने दिखा दिया कि जनता को ईमानदारी और साहस की भाषा समझ में आती है। आठवां पल ऐसा था जब उन्होंने पूरे देश में एक साथ रैलियां करके नया नैरेटिव खड़ा किया। बहुजन की बेटी, भारत की नेता, यह नारा इतना जोर से गूंजा कि राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया को मायावती को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर राजनीतिक विश्लेषण में मायावती की चर्चा होने लगी। उन्होंने न केवल दलित वोट बैंक को फिर से संगठित किया, बल्कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों को भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यह राष्ट्रीय राजनीति में उनका अब तक का सबसे बड़ा दांव था। विरोधी दलों ने उनके खिलाफ सारे पत्ते फेंके, लेकिन मायावती ने अपनी योजना से उन सबको एक एक करके काट दिया। नौवां खतरा तब दिखा जब उन्होंने खुद को यूपी की राजनीति से अस्थायी रूप से दूर कर लिया और पार्टी को युवाओं के हाथ में देने का संकेत दिया। यह एक ऐसा दांव था जो अगर गलत जाता तो पार्टी की जड़ें हिल सकती थीं, लेकिन मायावती ने चुपचाप दूसरी लाइन का नेतृत्व तैयार किया। उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, बल्कि नए वक्ताओं, युवा नेताओं को मंच पर लाना शुरू कर दिया। यह खतरा उन्हें भी था कि पार्टी का चेहरा कमजोर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उस खतरे को भी अपनी रणनीति में तब्दील कर लिया। जब सबको लगा कि बहन जी अब पीछे जा रही हैं, तब उन्होंने अंदर ही अंदर पार्टी को एक नई रचना दी। 10वां और शायद सबसे खतरनाक पल तब था जब मीडिया, विरोधी और यहां तक कि उनके पुराने समर्थक भी यह मानने लगे थे कि अब मायावती की राजनीति खत्म हो चुकी है। यह वह दौर था जब सोशल मीडिया पर बसपा को लेकर नकारात्मक नैरेटिव बनाया गया, लेकिन मायावती ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला किया और फिर से एक के बाद एक रैली, सम्मेलन और संगठनात्मक फेरबदल करने लगी। लोग हैरान थे कि जिस नेता को सबने खत्म मान लिया था, वह और भी अधिक ताकतवर बनकर उभरी। यही था वो खतरनाक पल जब सबको लगा कि ये अंत है, लेकिन वह एक नई शुरुआत निकली। कई बार राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है चुप्पी, और मायावती इस कला की मास्टर थीं। जब वो कुछ नहीं बोलती थीं, तब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मच जाती थी। नेताओं को डर लगता था कि अब अगला वार क्या होगा। ऐसा ही एक और खतरनाक मोड़ तब आया जब मायावती ने एक चुनाव में एक भी सार्वजनिक सभा नहीं की, ना टीवी डिबेट में गईं, ना किसी चैनल को इंटरव्यू दिया, लेकिन चुनाव परिणाम में पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। यह चुप्पी नहीं, एक रणनीति थी। उन्होंने वोटर को संदेश दिया था कि अब भाषण नहीं, सिर्फ काम बोलेगा। और उस चुनाव में जो सीटें उन्होंने लीं, वो दिखाती हैं कि कैसे राजनीति बिना शोर के भी की जा सकती है। इसने सभी दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैमरा पॉलिटिक्स की उम्र अब छोटी पड़ रही है। इसी खतरनाक चुप्पी की शक्ति मायावती ने एक और वक्त पर दिखाई थी जब मीडिया के जरिए उन्हें बार बार उकसाया गया। आरोप लगे, जांचें चलीं, चरित्र हनन की कोशिशें हुईं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरा काम जवाब देगा। उस चुनाव में उनका वोट प्रतिशत भले कम हुआ हो, लेकिन राजनीतिक प्रभाव कहीं ज्यादा बढ़ गया। विरोधी भले सीट जीत गए, लेकिन नेतृत्व की बहस में मायावती सबसे ऊपर रहीं।
क्योंकि जनता ने देखा कोई ऐसा नेता भी है जो बिना प्रतिक्रिया दिए भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक और पल ऐसा आया जब मायावती ने बसपा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी केवल मंच की शोभा नहीं, निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने महिला जिलाध्यक्षों की नियुक्ति शुरू की, महिला विंग को फंडिंग दी और यहां तक कि महिला बूथ लेवल कैडर तक खड़ा किया। यह उन तमाम पुरुष नेताओं को एक स्पष्ट संदेश था कि बसपा अब केवल पुरुषों की पार्टी नहीं रहेगी। विरोध हुआ, नाराजगी हुई, लेकिन मायावती टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर कोई महिला देश चला सकती है तो पार्टी क्यों नहीं। इस साहसिक कदम ने उन्हें देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी चेहरा बना दिया। उनकी राजनीति का एक और खतरनाक पहलू तब सामने आया जब उन्होंने विपक्षी पार्टियों से टकराव लेने की बजाय जनता के बीच सीधे संवाद को प्राथमिकता दी। एक बार जब मीडिया बार बार पूछ रहा था कि आप जवाब क्यों नहीं देती, तो उन्होंने कहा, मैं जनता को जवाब देती हूं, चैनल वालों को नहीं। फिर उन्होंने जनसभा में जाकर सीधे सीधे अपनी बात रखी। यह ट्रेंड आज आम हो गया है, लेकिन उस वक्त एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। उन्होंने नेताओं के बीच से मीडिया को फिल्टर कर दिया और जनता से सीधा रिश्ता बना लिया। न कोई प्रवक्ता, न स्पिन डॉक्टर, सिर्फ जनता और नेता। इसने उनकी छवि को और ताकत दी। मायावती का एक ऐसा भी खतरनाक पल था जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। चुनावी रैली से लौटते समय उनका काफिला निशाने पर लिया गया। उस हमले के पीछे की साजिश कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया कि यह महज कोई आम घटना नहीं थी। इसके बाद मायावती ने अपने कार्यक्रमों को सीमित करना शुरू किया, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने का सिलसिला नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद उन्होंने पार्टी के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप दिया और महिला नेताओं को विशेष ट्रेनिंग भी दिलवाई। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर हमला करना आसान है, लेकिन मेरे विचारों को कोई नहीं मार सकता। और यही विचार उनके कार्यकर्ताओं को शक्ति देते रहे। मायावती की रणनीति में एक बहुत गहरा डर था, गुप्त तैयारियों का। वह कभी भी अपने अगले कदम का संकेत नहीं देती थी। 2007 के चुनावों में जब सबको लग रहा था कि कांग्रेस और सपा में सीधा मुकाबला है, तब मायावती ने 1 महीने पहले ही जमीन पर काम शुरू कर दिया था, वो भी बिना प्रचार के। उन्होंने हजारों सोशल इंजीनियर्स को गांव-गांव भेजा, हर जाति के लिए अलग मैसेजिंग की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा था, अगर मैं बोलूंगी तो विरोधी रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर मैं चुप रहूं तो रास्ता ही गायब हो जाएगा। यह योजना इतनी गुप्त थी कि विरोधी समझ ही नहीं पाए कि मैदान में कब बाजी पलट गई। जब रिजल्ट आया तब सबको समझ आया कि मायावती ने किस स्तर की रणनीति बना ली थी। राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक पल वह होता है जब आपके अपने ही साथ छोड़ दें। मायावती ने ऐसे कई पल झेले जब उनके पुराने सहयोगी विरोधी खेमे में चले गए, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से उन्हें दोष नहीं दिया। उन्होंने केवल संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, जो चला गया वह बोझ था, जो रह गया वही असली योद्धा है। यही सोच उन्हें बार बार गिरकर भी खड़ा करती रही। उन्होंने हर बार पार्टी को एक नई आत्मा दी, कभी विचारधारा से, कभी संगठन से, कभी आंदोलन से। एक बार ऐसा भी हुआ जब मायावती ने अपनी पार्टी के टिकट वितरण में पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। उन्होंने खुद हाथ से हर उम्मीदवार का नाम छांटा, सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि उसकी छवि, जमीनी पकड़ और जनता से रिश्ता देखकर। कई पुराने दिग्गजों के टिकट काटे गए, जिससे अंदरूनी विद्रोह भी हुआ, लेकिन मायावती ने कहा, अगर बहुजन समाज को बचाना है तो पुराने नामों से मोह छोड़ना होगा। यह फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन यही बदलाव पार्टी को 2022 तक जिंदा रखे रहा। एक पल ऐसा भी आया जब विपक्षी दलों ने मीडिया और सोशल मीडिया का पूरा तंत्र मायावती के खिलाफ लगा दिया था। हजारों मीम्स, वीडियोस, झूठे आर्टिकल्स चलाए गए, लेकिन मायावती ने इसका जवाब सोशल मीडिया से नहीं, सड़कों पर कार्यकर्ता खड़े करके दिया। उन्होंने बूथ लेवल पर वॉर रूम बना दिए,
जो हर अफवाह का जवाब जमीनी स्तर पर देते थे। उन्होंने डिजिटल फ्रंट को भी मजबूत किया, लेकिन शांत रहकर। इसने दिखा दिया कि वो केवल पुराने तरीके की नेता नहीं है, तकनीक की रणनीति भी उन्हें आती है। फिर आया एक ऐसा समय जब मायावती ने अपने सबसे करीबियों पर कार्रवाई की, जिन पर उन्होंने वर्षों तक भरोसा किया। उनके भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उन्होंने तुरंत उन्हें पार्टी से बाहर किया। किसी को लगा कि यह तो आत्मघाती कदम है, लेकिन मायावती ने कहा, अगर मैं अपने लोगों को छोड़ सकती हूं तो विरोधियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इससे उनका कद उन लोगों में भी बढ़ गया जो उनके आलोचक थे। उन्होंने दिखा दिया कि वह व्यक्ति नहीं, विचारधारा की नेता हैं। मायावती के सबसे खतरनाक पलों में एक वह भी था जब उन्होंने खुद को चुनाव से बाहर रखा और नई पीढ़ी को टिकट देना शुरू किया। यह फैसला बेहद जोखिम भरा था, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से समझा लिया था कि यदि राजनीति को जीवित रखना है तो चेहरे बदलने पड़ते हैं। इस फैसले के बाद भले कुछ चुनाव परिणाम कमजोर आए हों, लेकिन पार्टी के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़ी और विचारधारा को नई जान मिली। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि मायावती की राजनीति डर से नहीं, हिम्मत से लिखी गई है। ये जो 10 सबसे खतरनाक पल थे, वो किसी नेता के लिए अंत साबित हो सकते थे, लेकिन मायावती के लिए ये हर बार नई शुरुआत बने। उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति केवल कुर्सी जीतने का खेल नहीं, बल्कि आत्मबल और विचारधारा से लड़ने की यात्रा है। जब भी मायावती के नाम की चर्चा होती है तो आम लोग उन्हें एक सख्त, शांत और अनुशासित नेता के रूप में याद करते हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व छिपा है जिसने भारतीय राजनीति को बार बार अपनी चुप्पी से, अपने अप्रत्याशित फैसलों से और अपने साहस से झकझोर दिया है। राजनीति के वो खतरनाक पल जब सबको लगता था कि अब मायावती हार जाएंगी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की बजाय पूरे तंत्र को अपनी ओर मोड़ लिया। यही उनके असली संघर्ष की ताकत है। एक ऐसा पल तब आया जब मायावती ने किसी पूर्व मुख्यमंत्री की तरह रिटायर होने की बजाय खुद को एक योद्धा के रूप में फिर से खड़ा किया। उनके ऊपर लगे पुराने टैग, ब्यूरोक्रेटिक नेता, मूर्तियों की प्रेमिका, गंभीर और ठंडी महिला, सब एक एक करके ढहते गए। उन्होंने जिस अंदाज में फिर से संगठन को जिलों तक खड़ा किया, युवा विंग को सक्रिय किया, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, उससे यह साबित हो गया कि वह किसी नेता की नहीं, आंदोलन की वापसी की तैयारी कर रही है। वो जानती थीं कि वक्त बदल रहा है और इसलिए उन्होंने अपने हर पुराने तौर तरीके को नए जमाने के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और ऐसा पल आया जब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना पहला संदेश दिया। यह कोई वायरल ट्वीट नहीं था, लेकिन उसमें इतनी गहराई थी कि उनके विरोधियों ने भी उसे गंभीरता से लिया। उन्होंने लिखा, अब बहुजन समाज की लड़ाई नई तकनीक से लड़ी जाएगी, पर विचार वहीं रहेंगे। उस ट्वीट के बाद बीएसपी की ऑनलाइन टीमों का गठन हुआ। हजारों डिजिटल कार्यकर्ता तैयार किए गए। ये कोई भाषण नहीं था, लेकिन ये कदम एक राजनीतिक धमाका साबित हुआ। तमाम विरोधी पार्टियां जो यह मान बैठी थीं कि मायावती अब डिजिटल इंडिया के बाहर हैं, उन्हें अचानक लगा कि मैदान में अब असली खेल शुरू हुआ है। मायावती के पास वो हिम्मत है जो बहुत कम नेताओं में होती है, खुद को बदलने की। उन्होंने कभी खुद को अजेय नहीं माना, लेकिन उन्होंने हार को कभी स्थायी भी नहीं माना। एक वक्त था जब उन्हें पार्टी में ही चुनौती दी गई, आंतरिक मतभेद सामने आए, लेकिन उन्होंने बिना शोर किए संगठन को फिर से व्यवस्थित किया, नए सर्कल, जोनल स्ट्रक्चर बनवाए और जमीनी कार्यकर्ताओं को सीधे लीडरशिप से जोड़ा। वह जानती थीं कि पार्टी को बचे रहना है तो ऊपर से नीचे तक एक नए मॉडल की जरूरत है, और ये काम उन्होंने बिना पोस्टर, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना प्रचार के किया। एक बड़ा खतरनाक मोड़ तब भी आया जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कह दिया कि अगर मेरे समाज को इज्जत नहीं मिली तो सत्ता नहीं चाहिए। यह वक्त था जब किसी भी नेता के लिए ऐसा बोलना आत्मघाती हो सकता था।